कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे बजट। ओके, आज क्या करना है? हम लोग को बजट स्टार्ट करना है। कल हमने बेसिक्स देखा था, आज हम लोग बजट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बजट को कौन लॉन्च करते हैं, किसका बजट होता है। बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर में क्या क्या एक्सपेंस करेगी, मीन्स उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ पे पैसा जाएगा, कहाँ कहाँ पे पैसा आएगा, सब कुछ रहता है किसमें? बजट में। ओके, यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट देखो, पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये नहीं दूंगी आप लोग को, टेंशन मत लो। देखो, सत्यमेव जो है ना वो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ओके, मंडूक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ओके, मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। देखो, बजट जो है, बजट किस ईयर के लिए आया है? बजट आया है 2021-2022 के लिए, मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए। ऑब्वियसली बात है, बजट किस ईयर के लिए रहेगा? ये आने वाले ईयर के लिए रहेगा। बजट किसके लिए है? 2021-2022 के लिए। अब बजट की स्पीच को किन्होंने दिया था? बजट की स्पीच को दिया था निर्मला सीतारमन जी ने। ओके, निर्मला सीतारमन जी ने। वो क्या है? वो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली बात है ना, पैसा कहाँ जाएगा कहाँ आएगा इसकी बात है, तो इसकी बात कौन करेंगे? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसा के जो मिनिस्टर होंगे वही करेंगे। तो कौन किए थे? निर्मला सीतारमन जी ने किया। ओके, बजट को प्रेजेंट। नेक्स्ट, बजट प्रेजेंट किस दिन हुआ है? बजट प्रेजेंट हुआ है February 1, 2021 को। हमेशा हर साल के February 1 को ही बजट प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये क्या है? ये बजट में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या है उसमें, जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं ना कंटेंट्स, वैसे ही सारे कंटेंट्स। ओके, जैसे कि पहला तो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, बजट में क्या क्या दिया गया है। फिर हेल्थ एंड वेल बीइंग, हेल्थ से रिलेटेड कहाँ पे पैसा खर्च होगा और कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेल बीइंग मीन्स स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के। ओके, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब क्या कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा, क्या क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है वो, और उसके बाद फिर पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। अब ऑब्वियसली बात है ना, अगर सरकार रोड बनाती है या कुछ भी करती है तो वहाँ पे हम लोग टोल पे करते हैं ना, टोल टैक्स। याद है, कहीं जाते हैं तो पापा टोल टैक्स पे करते हैं। टोल टैक्स पे करते हैं तो वो किसको पे करते हैं? वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है। तो ये सब कुछ रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? इसके बाद है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। एस्पिरेशनल इंडिया का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे ऐसे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है ना जो बहुत ज़्यादा अभी लो स्टेटस में है। लो स्टेटस मतलब कि वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतनी मॉडर्न नहीं हुई है वो सिटी। ओके, वो सिटी या वो स्टेट उतनी मॉडर्न अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब कि हमारे पास जिसको ऊपर करने के बहुत सारे चांसेस हैं, जिसे हम ऊपर करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो एस्पिरेशनल इंडिया मतलब इंडिया को ऊपर करने के लिए, इंडिया में मॉडर्निटी लाने के लिए, मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट reinvigorating human capital. Okay, reinvigorating human कैपिटल। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे रिसर्च भी तो करना पड़ता है ना इंडिया में, तब ना जाकर के हमें बहुत कुछ अच्छा मिल पाता है। जैसे वेपन्स हो गए, या फिर ब्रिजेस बनाना है तो वो कैसे बनेगा, रेलवे स्टेशन में क्या अच्छा करना है, फिर बुलेट ट्रेन है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना जिसमें कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो वो सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम
गवर्नेंस। ओके, देखो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत कम इंटरफेयर करेगी। ओके, लाइक मम्मी पापा है ना, तो मम्मी पापा का कहना क्या रहेगा कि हम लोग आप बच्चों की लाइफ में बहुत कम इंटरफेयर करेंगे, आपको हर जगह जाने से रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम लोग सही चीज करवाएंगे। मीन्स अगर आप अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना चाहते हो तो फिर क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे कि बेटा तुमको जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तुमको रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे, हम लोग तुम्हारा ध्यान देंगे कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ, तुम कहीं खो ना जाओ, तुमको कोई किडनैप ना कर ले या कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करेगी लेकिन फिर भी ध्यान पूरा देगी। नेक्स्ट, फिस्कल पोजीशन, मतलब पैसे का पोजीशन क्या है इंडिया में अभी तक। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ये तो पार्ट बी है कि प्रपोजल्स है टैक्सेस वगैरह का, डायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ पे देना है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर क्या क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाली हूँ, तो आप टेंशन मत लेना। ओके, नेक्स्ट, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये बजट कौन से ईयर के लिए है, ये बजट है 2021-2022 के लिए। ओके, सो इंट्रोडक्शन में निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला, उन्होंने बताया कि भले ही इंडिया में कैलामिटीज आई हैं दैट हैव अफेक्टेड द कंट्री और अ रीजन विद इन अ कंट्री। अच्छा, कैलामिटीज क्या क्या आई हैं, कैलामिटी मतलब क्या है कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या आया, कोविड-19, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, कोविड-19 आया, तो इस तरह की जो भी कैलामिटीज आई, फिर इस ईयर में 2020 में फ्लड भी आया था, याद है ना। ओके, बहुत सारे साइक्लोन्स भी आए थे, ठीक है, जैसे कि अम्फान आया था। ओके, अम्फान साइक्लोन हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी कैलामिटीज इंडिया में आई हैं। तो उन्होंने बताया कि कैलामिटीज भले ही इंडिया में आई हैं बट फिर भी हम लोग बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग रेडी हैं बजट के साथ, हम लोग नेक्स्ट ईयर में अपने आप का कंडीशन जो कि कैलामिटीज के कारण खराब हुआ था, हम लोग उसको सुधारने के लिए रेडी हैं, इसलिए हम लोग बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला, हम लोग मतलब वो बोल रही हैं कि जब वो बजट प्रेजेंट कर रही हैं मींस February 1, 2021 को, तो उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, स्लो डाउन है। क्यों स्लो डाउन है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है हर जगह। अभी तो लॉकडाउन हट गया है लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी कोरोना वायरस का इफेक्ट कंप्लीटली गया नहीं है, जैसे इंडिया में भी कहाँ गया है कंप्लीटली। ओके, सो स्लो डाउन बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी इकोनॉमिक स्लो डाउन पे है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इनफैक्ट डेवलपमेंट क्या, सब लोग और नुकसान में जा रहे हैं। ओके, अब उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं कि इंडिया के कितने सारे लोग हैं जो कि इंडिया के ही नहीं मतलब बाकी कंट्रीज के भी लोग हैं जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है। ओके, अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोल रही है वो, देखो इसके बाद वो बताती हैं कि किस तरह से इंडिया में जब लॉकडाउन लगाया गया था, कितने वीक का, सबसे पहले लॉकडाउन कितने वीक का लगाया गया था, 3 वीक का लगाया गया था। याद होगा आप लोगों को 22 मार्च को क्या हुआ था, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था। ओके, सो जनता कर्फ्यू के बाद कितने वीक का लॉकडाउन था, 3 वीक का लॉकडाउन था। ठीक है, तो 3 वीक के लॉकडाउन के बाद कंप्लीट लॉकडाउन था, उसी के बीच में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या अनाउंस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या अनाउंस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें कि कितने अमाउंट को उन्होंने डिसबर्स किया था, मतलब कि जनता को कितने अमाउंट दिया उन्होंने, कितना दिया, 2.76 लाख करोड़। ओके, 2.76 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो पैसा डायरेक्टली आकर के सबको दे दी कि लो भाई हाथ में ले लो पैसा, सब लोग लेके चल जाओ, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, ये 2.76 लाख करोड़ में क्या क्या चीज प्रोवाइड किया गया, जैसे कि फ्री फूड ग्रेन टू 800 मिलियन पीपल, मतलब कि 800 मिलियन पीपल को, तो सोच लो कितना बड़ा अमाउंट है,
कितने सारे लोगों को दिया गया है, तो 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स दिया गया, फ्री कुकिंग गैस दिया गया, खाना बनाने के लिए गैस जो मम्मी यूज करती है ना, तो फ्री कुकिंग गैस दिया गया करीब 80 मिलियन फैमिलीज में, कितने महीनों तक फ्री कुकिंग गैस दिया गया। ओके, और बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली कैश दिया गया है, ठीक है, डायरेक्टली कैश दिया गया, जैसे कि कौन कौन को, फार्मर्स हो गए, विमेन हो गई, जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल या फिर गरीब लोग हैं या जिनको भी जरूरत है, उन सभी लोगों को डायरेक्टली कैश दिया गया है। ओके, तो ये सब निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 3 वीक का लॉकडाउन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या अनाउंस किया है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि वो थैंक्स करती हैं किनको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लॉकडाउन के टाइम पे भी वो लोग को जॉब करना पड़ा, वो लोगों ने सबकी हेल्प करी। जैसे कि देखो, हम लोग जब घर में थे तभी भी हमें दूध मिल रहा था, सब्जी मिल रहा था, फिर फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रहे थे, एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी ना, या फिर पुलिस वगैरह आ रहे थे, ट्रक ड्राइवर्स चला रहे थे, रेलवेज में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो कि चला रहे थे रेलवे हम लोग के लिए बंद था, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो रेलवे स्टेशन पे आते थे काम करने के लिए। ओके, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हो गए, फिर बैंक में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लॉकडाउन के टाइम पे बिजली कम्प्लीटली चली गई थी, नहीं, वो लोग भी काम कर रहे थे। हमारे अन्नदाता मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो लॉकडाउन के टाइम पे जाकर के सबको खाना बांट रहे थे। ओके, सो पुलिस हो गए, फिर फायरमैन, कहीं पे अगर आग लग गई तो फायरमैन को तो रहना ही पड़ेगा, फिर आर्म्ड फोर्सेस लाइक मिलिट्री वगैरह रहते थे ना, ठीक है। तो ये सब लोग लॉकडाउन के टाइम पे भी काम कर रहे थे। ओके, सो इसके लिए निर्मला सीतारमण जी उन सभी लोगों को थैंक्स बोलती हैं कि वो लोग अपना काम, अपना ड्यूटी कर रहे थे। कब? जब लॉकडाउन था और उस टाइम पे पूरे इंडिया के बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर रहे थे, ठीक है, तो वो थैंक्स बोल रही हैं। नेक्स्ट, साथ ही साथ वो बताती हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा राज्यसभा में के जितने भी मेंबर्स हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन्होंने अपनी सैलरी भी ऑफर की है। ओके, सैलरी भी ऑफर की है, मीन्स बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना जिनकी सैलरी उनको कम दी जा रही है, तो वो सैलरी जा कहाँ रही है, वो कहाँ जा रही है, वो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने में वो सैलरीज जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि मई 2020 में, ओके, मई 2020 में क्या लॉन्च किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 1। ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 1, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। और उसके बाद क्या लॉन्च किया गया? आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 और 3 भी आया था। ये तीनों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज तीनों का मिलाकर के कितना पैसा डिसबर्स किया गया था? करीब 27.1 लाख करोड़ रुपीस। समझो, 27.1 लाख करोड़ रुपीस आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू सरकार ने लोगों को दिया, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल वो कितना है? टोटल 13% ऑफ जीडीपी। अब तुम लोग पूछोगे कि जीडीपी क्या होता है? देखो, जीडीपी क्या होता है ना कि पूरे कंट्री में, ठीक है, पूरे कंट्री में क्या क्या चीज प्रोड्यूस किया गया है, क्या क्या चीज बनाया गया है, ठीक है, टोटल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आपकी फैमिली है, ठीक है, इसमें मम्मी, ठीक है, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, सब लोग कमाते हैं, सब लोग अर्न करते हैं। मम्मी पापा फॉर एग्जाम्पल सब लोग 10-10 रुपये अर्न करते हैं, ठीक है, सब लोग 10-10 रुपये अर्न करते हैं। तो अब मेरे को बताओ, आपकी पूरी फैमिली की अर्निंग कितनी है? आपकी पूरी फैमिली की अर्निंग कितनी हुई? 10 रुपया, 10 रुपया, 10, 10, 20, 10, 30, फिर 40, 50, 60, तो टोटल कितनी रुपीस हो गए आपकी फैमिली की अर्निंग? 60 रुपीस। तो वैसे ही पूरे कंट्री में टोटल कितनी अर्निंग होती है? सब लोग जितना अर्न करते हैं, सबको मिला करके जितना अर्निंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। अब आज का क्वेश्चन है कि आप लोग मेरे को जीडीपी का फुल फॉर्म बताओगे। ओके, जीडीपी का फुल फॉर्म बताओगे, ये है आज का क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन दूंगी मैं अभी, ठीक है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो आप लोग मेरे को बताओगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है।
बताओगे ना? प्राइस चाहिए ना तो बताना ना। ओके चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी क्या बोलती हैं? इसके बाद निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो अभी मैंने बताया ना 1, 2 और 3 लॉन्च किया गया था, ये खुद ही ना एक तरह से मिनी बजट था। मिनी बजट था ये खुद, ठीक है। क्यों था मिनी बजट? बजट में क्या होता है कि सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेगी, यही रहता है ना, और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। तो इसमें भी क्या था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी तो यही था ना कि सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेगी। तो हुआ ना वो एक तरह का मिनी बजट, ठीक है। तो वो एक तरह का मिनी बजट था, ये निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं। अब देखो, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च किया गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो दिया गया, इसके कारण बहुत सारे जगह पे रिफॉर्म्स आए, ठीक है। रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म मतलब अच्छे वाले चेंजेस आए। कहाँ कहाँ पे आया? एमएसएमई। एमएसएमई मतलब क्या होता है? एमएसएमई मतलब सारे इंडस्ट्रीज, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके, सो एमएसएमईज, ओके, सो एमएसएमईज मतलब सारे इंडस्ट्रीज में अच्छा हुआ है, ठीक है। मिनरल सेक्टर, मिनरल जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे होते हैं ना मिनरल्स, तो वहां पे अच्छा हुआ है। एग्रीकल्चर में हुआ है, बहुत सारे लेबर्स को हेल्प मिली है। फिर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? सॉरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है वैसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे रेलवेज। रेलवे क्या है? रेलवे भी तो एक तरह की कंपनी है ना, वो किसके अंडर में आती है? वो किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ओके, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओके, बिजली जहां से हम लोग को मिलता है, वो किसके अंडर आती है? वो भी गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है ना, देखो अभी क्या इसमें क्या लॉन्च किया गया था, ये इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें क्या किया गया था ना कि हर एक पर्सन के पास, हर एक पर्सन नहीं, जिसके जिसके पास राशन कार्ड है, ठीक है, जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, वो लोग, पहले क्या था ना कि जिस स्टेट का राशन कार्ड है वो लोग उसी स्टेट से खाना ले सकते हैं, उसी स्टेट में जाकर के अपने फूड ग्रेन्स ले सकते हैं। राशन कार्ड से क्या होता है? राशन कार्ड से होता है कि सस्ते दाम में, सस्ते प्राइस में हम लोग को फूड ग्रेन मिलता है। तो जहां पे राशन कार्ड होगा ना, जिस स्टेट का होगा उसी स्टेट से हम लोग फूड ले सकते हैं, फूड ग्रेन ले सकते हैं। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर अब क्या कर दिया गया है कि ये राशन कार्ड चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो पर्सन जिसका राशन कार्ड है वो किसी भी, पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से जाकर के फूड ग्रेन ले सकता है। ओके, किसी भी स्टेट से ले सकता है फूड ग्रेन। एक्चुअली इसका जरूरत तब पड़ा ना जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे लोग माइग्रेट कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो जब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो बीच में अगर उनको भूख लगती है, उनको फूड ग्रेन चाहिए, तो वो कैसे लेंगे? उनके पास तो इस स्टेट का राशन कार्ड है, लेकिन अब वो यहाँ फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे उनको फूड ग्रेन कैसे मिलेगा? तो इसी टाइम पे क्या किया गया कि ये भले ही इनके पास इस स्टेट का राशन कार्ड है, लेकिन वो लोग कहीं पे भी फूड ग्रेन ले सकते हैं, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट मतलब कि इनकम टैक्स का जो चेकिंग होता है वो डायरेक्टली किया जा सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद निर्मला सीतारमण जी बताती हैं कि इंडिया में अभी वैक्सीन अवेलेबल है। कितना वैक्सीन अवेलेबल है? 2 वैक्सीन अवेलेबल है। याद है मैंने आपको सेकंड की थर्ड वीडियो में बताया था वैक्सीन के बारे में। ओके, सो कितने वैक्सीन अवेलेबल है? अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। तो इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है और निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं कि करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंडिया वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, इंडिया वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज में। सोचो इंडिया कितना महान है, हम लोग को तो प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं। ओके, सो इंडिया 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा, हम लोग का वैक्सीन ड्राइव जो लॉन्च हुआ था, वैक्सीन ड्राइव कब लॉन्च हुआ था ये बताना मेरे को। वैक्सीन ड्राइव लॉन्च कब हुआ था, मतलब वैक्सीन देना शुरू कब हुआ था? वो शुरू हुआ था 16 जनवरी को, हुआ था ना 16
जनवरी को हम लोग का वैक्सीन ड्राइव लॉन्च हुआ था। ये वही निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद वो बोलती हैं कि उन्होंने बताया कि जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, ठीक है, जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे उसके बाद पूरा वर्ल्ड जिस तरह से वर्ल्ड वॉर के बाद खुद को स्टेबल किया, खुद को ठीक किया, उसी तरह से करीब करीब कोरोना वायरस के बाद, कोविड-19 के बाद भी लोगों को टाइम लगेगा खुद को स्टेबल करने में, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोरोना वायरस के कारण और अब वो लोगों को टाइम लगेगा। लेकिन इसके बाद निर्मला सीतारमण जी रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत अच्छा लाइन बोलती हैं। वो क्या बोलती हैं? फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। इसका मतलब ये होता है कि फेथ, उम्मीद, वो चिड़िया का नाम है ना, उम्मीद उस चिड़िया का नाम है जो कि हमेशा उजाला देती है और गाती रहती है। कब? जबकि डार्क रहता है, मतलब जब अंधेरा रहता है ना, तभी भी उम्मीद की चिड़िया गाते रहती है और मुस्कुराते रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे पास उम्मीद है तो चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हम लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, गाते रहेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, जब हम लोग परेशान रहते हैं उस टाइम पे टेंशन लेके क्या फायदा है, ठीक है। आराम से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो और फिर अपना प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बट सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद निर्मला सीतारमण जी क्रिकेट लविंग नेशन, मतलब हमारे इंडिया में तो जानते हो ना कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया को इतना अच्छा सक्सेस मिला है उसके बारे में निर्मला सीतारमण जी बताती हैं। ओके, नेक्स्ट, और वो बोलती हैं कि ये एक तरह का प्रॉमिस है कि हम लोग अब कभी रुकेंगे नहीं, हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे और उसके साथ साथ हर जगह पे हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद निर्मला सीतारमण जी क्या बोलती हैं? इसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि अब हमारे कंट्री में, ठीक है, कितना है डेथ रेट, कितना है 112 पर मिलियन। ओके, और अधिकतर जगह पे कितना है डेथ रेट, कितना है? डेथ रेट है 112 पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन पर्सन पे करीब 112 पर्सन्स की डेथ हो रही है। और साथ ही साथ एक्टिव केसेस मतलब कितने लोगों को अभी कोरोना वायरस है, एक्टिव केसेस भी कम हो गया है। ओके, कितना हो गया है? 130 पर मिलियन हो गया है। नेक्स्ट, इसके बाद निर्मला सीतारमण जी क्या बोलती हैं? निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि ये एक तरह का डिजिटल बजट है, ठीक है। डिजिटल बजट मतलब जहां पे मैंने आपको बताया था ना कल की टैब में लॉन्च किया गया है, तो उसी तरह से ये डिजिटल बजट है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद वो बताती हैं कि इंडिया सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है ना कि इंडिया बजट में फेल हुआ है। ओके, जितना इंडिया ने बताया बजट में कि इतना पैसा आएगा और इतना पैसा जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, उसमें फेल हुआ है सिर्फ 3 टाइम। और इस बार फेल इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है कि वो आगे बढ़ेगी और इकोनॉमी को, मतलब इंडिया का जितना भी पैसा का लॉस हुआ है सब कुछ वो फिर से गेन कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि देखो उन्होंने बताया है कि 2021 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। कैसे? यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? 2021 में 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मनाने वाले हैं। 60 ईयर्स ऑफ गोवा एसोसिएशन टू इंडिया, मतलब इंडिया जब गोवा को जीता था, ठीक है, तो उसका 60 साल पूरा होने वाला है। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसका 50 साल होने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ ये मतलब याद कर लेना क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कब कब क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या क्या है? इसके बाद है कि 8th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सेंसस आया था, ठीक है। सेंसस मतलब सेंसस का मीनिंग मेरे को बताना। ओके, अब चलो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेंसस क्या होता है? ओके, सेंसस क्या होता है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है।
ये मैं आपको बता देती हूँ कि 2021 में एक फिर से सेंसस होने वाला है। तो सेंसस क्या होता है और इसको कितने ईयर्स में किया जाता है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडिया का टर्न है इस बार ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का। ब्रिक्स ना एक सारी कंट्रीज का नहीं, 5 कंट्रीज का ये क्या है ना, एक तरह से ग्रुपिंग है। क्या है ये? ग्रुपिंग है। ओके, आपके फ्रेंड्स का भी ग्रुप होता है ना, तो उसी तरह से ये 5 कंट्री का ग्रुप है। किसका किसका? देखो, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ओके, सो ये 5 कंट्री का ये ग्रुपिंग है। फ्रेंड लोग का ग्रुपिंग होता है ना, तो वैसे ही ग्रुपिंग है ये। नेक्स्ट, ईयर फॉर आवर चंद्रयान 3 मिशन। इसी साल चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाएगा। और इस बार क्या है, इस बार हरिद्वार में महाकुंभ भी लगने वाला है, महाकुंभ मेला भी होने वाला है। ठीक है, तो ये सब निर्मला सीतारमण जी ने बताया अपने बजट के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद अब पार्ट शुरू होता है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बाद मैम नहीं पढ़ सकते, तो चलो कोई बात नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बजट का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर बता देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मैं सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट उस पर डाल देती हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सीरियसली बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।